नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में और आज से ही अपन बीए सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो रेगुलरली डेली शाम को 8 बजे अपलोड करेंगे। तो आप डेली 8 बजे जुड़ जाना, ठीक है। तो आज इस पहली क्लास में अपन बात करेंगे जो बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का जो पेपर लगेगा उसकी क्लासेस अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, जो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊं ना, आप उनको पढ़ लेना, क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊंगा। आपको सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बच्चा सीरीज नहीं खरीदेगा। जो मैं बताऊं उसको पढ़ लेना, बस आप तो एक वीडियो देख लेना और जो जो बता रहा हूं वो लिख देना भाई, कॉपी के अंदर अच्छे नंबर ले जाओगे, ठीक है। तो एक बार जो बच्चे नए जुड़ रहे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली 8 बजे क्लास अपलोड होगी शाम को। तो जैसे अपलोड होगी, आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ताकि आप लोग जुड़ जाओ इस क्लास में। पेपर का नाम क्या रहेगा? पेपर का नाम रहने वाला है फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार हैं, फाउंडेशंस हैं, उनकी अपन बात करेंगे। ये आपके पेपर का नाम रहेगा भाई, ठीक है। सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। देखो, सबसे पहले आपको एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम ऐप पे जाके वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन करना है? इस पे आपको सारी पीडीएफ्स, प्रैक्टिकल फाइल, नोट सब कुछ मिल जाएगा शेखावाटी यूनिवर्सिटी का। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, इसको सभी विद्यार्थी फॉलो कर लेंगे। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में होना है वो भी इसी इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज में अपना नाम और साथ में शेखावाटी यूनिवर्सिटी या PDUSU लिख देना और मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये नितेश तिवारी सर, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि जैसे आज पहली क्लास है, इसके बाद जो आगे की क्लास आएंगे डेली, जैसे अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, ठीक है ना। जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और डेली शाम 8 बजे जुड़ना आपको यूट्यूब के माध्यम से। डेली शाम 8 बजे आपको जुड़ना भाई यूट्यूब के माध्यम से। चलो भाई, अपनी पहली क्लास रहने वाली है, तो चलते हैं अपनी पहली यूनिट पे, ठीक है। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर दो भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट करना अपनी कॉलेज का नाम, कौन सी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे सारे लोग कमेंट कर दो और शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि सब लोग जुड़ जाएं। इस क्लास के माध्यम से सब लोगों को शेयर कर दो ताकि सारे लोग इस क्लास में जुड़ जाएं और बातें, जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ सके। पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर जो मैं बताऊं वही आपको याद करना है, फालतू बकवास आप बिल्कुल याद मत करना मित्रों, फालतू बकवास आपको याद करनी में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा की, आखिरकार डेफिनेशन क्या है इस पॉलिटिकल साइंस की। देखो, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया। इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना है एग्जाम के अंदर। जैसे मैंने कहा ना, सीरीज छोड़ देना, बस ये पढ़ लेना, सीरीज को पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है मित्रों। पहला कौन सा है? परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल व्यू। राजनीति विज्ञान की परिभाषा देख रहे हैं, इसमें पहला है ट्रेडिशनल व्यू, जो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार से इसको देखेंगे। तो परंपरागत विचारक राजनीति विज्ञान केवल राज्य सरकार के अध्ययन तक सीमित मानते थे। इसमें क्या है कि जो इनके जो विचारक थे ना, प्रमुख जो विचारक, जो परिभाषा जिन्होंने दी है, वो उनको केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित मानते थे। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या बताया गार्डनर ने कि राजनीति विज्ञान का अंत है और प्रारंभ किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। इजी परिभाषा आप लोग आराम से याद कर लोगे कि जो राजनीति पॉलिटिकल साइंस है उसका उद्भव और उसका अंत दोनों ही राज्य के साथ होते हैं, ये कहता है गार्डनर। लिको क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान हमारे सरकार से संबंधित विद्या है। और बलंट सली क्या कहता है? राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, ठीक है। ये राजनीति विज्ञान समझाता है। तो ऊपर देखो, परंपरागत दृष्टिकोण में आपने देखा था कि राज्य तक ही सीमित रखते हैं इसके विचारक, ठीक है। चलो भाई, दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विचारक आए उन्होंने इसे शक्ति, प्रभाव और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। जैसे डेविड स्टिन है, राजनीति विज्ञान मूल्यों के सततात्मक आवंटन का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान है वो मूल्यों का सतात्मक आवंटन अध्ययन है।
लासवेल और कप्लान, राजनीति विज्ञान एक शक्ति प्रधान विषय है जिसका संबंध शक्ति को संचित करने और साझा करने से है। इनको अंडरलाइन कर देना जब भी लिखो आप वहां पे कॉपी में, लासवेल एंड कप्लान एंड डेविड, आराम से नंबर ले जाओ। ये परिभाषा आप लोग देख लोगे, 5 परिभाषा बताइए मैंने, कौन कौन सी। एक तो परंपरागत में तो गार्डनर द्वारा, लिकोज वाला, ब्रंट सालिद वाला, एंड आधुनिक में डेविड और लासवेल और कप्लान के द्वारा। इनका अगर आप लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया तो आप, मैं कह रहा हूं, पूरे नंबर ले जाओगे। अब इसकी प्रकृति क्या है राजनीति विज्ञान की? विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला। जो राजनीति विज्ञान है वह विज्ञान है या कला है, साइंस है या आर्ट है, वो थोड़ा मतभेद रहता है एक दूसरे से। क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा, इसके पक्ष में तर्क है। अरस्तु जी जो थे उनने सर्वोच्च विज्ञान बोला किसको? राजनीति विज्ञान को, मास्टर साइंस को कहा है। इसके तर्क क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान, इसका ज्ञान व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। किसका? राजनीति विज्ञान का। सर्वमान्य नियम, शक्ति संतुलन और शासन के कुछ निश्चित नियम होते हैं मित्रों। इस प्रकार से आपको देखना सर्वमान्य नियम, ऐसे ही लिखने हैं सेम टू सेम। बस एक बार सारे लोग अपनी कॉलेज का नाम कमेंट कर दो भाई, जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, सारे विद्यार्थी कॉलेज का नाम कमेंट करो और ना सबने भेज दो ताकि सब लोग जुड़ जाएं। फटाफट सबने शेयर करो। कार्य कारण संबंध, इसमें घटनाओं के पीछे कारण का विश्लेषण किया जाता है। इसमें घटनाओं के पीछे कारणों का विश्लेषण किया जाता है किसमें? राजनीति विज्ञान में। इसलिए इसको मुख्य साइंस माना गया है, मास्टर साइंस माना गया है। क्या राजनीति विज्ञान एक कला है? भाई इसे कला ही मानते कुछ लोग। क्यों मानते हैं? इसका उद्देश्य मानव जीवन को सुखी और बेहतर बनाना है। यह आदर्श राज्य सुशासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। शानदार दोनों बिंदु आप लोगों को पढ़ने हैं कि जो कुछ विचारक इसे मानते कि भाई राजनीति विज्ञान उसका उद्देश्य है ना मानव जीवन को सुखी बनाना है। ऐसे नहीं समझ लेना आप लोग कि नेता बन गए सुखी हो गए। राजनीति विज्ञान को कला माना है क्यों? सुखी और बेहतर बनाना है। अब सुखी और बेहतर बनाएगा तो वो कला ही होगी ना एक तरीके से। यह आदर्श राज्य सुशासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है, अच्छा एक आदर्श राज्य बनाने का काम करता है। अब इसका निष्कर्ष की बात करेंगे। वास्तव में राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो विज्ञान और कला दोनों का संगम है। इसको ऐसे अंडरलाइन करके, सॉरी ऐसे इसको हाईलाइट भी कर देना, नीचे इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इस प्रकार से वहां लिख दोगे तो अच्छा हो जाएगा। यहां से आपको 2 नंबर तो पक्की यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। इतना लिख दोगे ना कि वास्तव में राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है जो विज्ञान और कला दोनों का संगम है, इतना लिखते ही आपको 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है मित्रों, तो इसकी बात करेंगे। यूनेस्को ने 1948 सम्मेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान क्षेत्र में निम्नलिखित विषय शामिल है। कौन सा? राज्य का अध्ययन। इसके अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किसमें? राजनीति विज्ञान में। सरकार का अध्ययन, शासन की विभिन्न प्रणाली जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र और इसके अंग जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है? राजनीति विज्ञान में किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतंत्र, राजतंत्र का अध्ययन किया जाता है। ये शासन की विभिन्न प्रणालियां हैं। राजनीतिक विचारधाराएं क्या हैं? उदारवाद, ये क्वेश्चन आगे आएगा, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद जैसी विचारधाराओं का विश्लेषण करना। अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जैसे यूएन, विदेश नीति और कूटनीति का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। शक्ति और प्रभाव का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कौन सी? आधुनिक समय में राजनीति में शक्ति, प्रभाव, सत्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मानव का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु मनुष्य है। भाई राजनीतिक जो संस्था है उसका केंद्र कौन सा है? मनुष्य है। इसलिए नागरिक के अधिकारों, कर्तव्यों का अध्ययन इसके क्षेत्र में आता है। चलो पहला क्वेश्चन अपन ने देखा, जो मैंने बताया ना आप उनको लिख देना, रट्टा मार लेना बस। मैं कह रहा हूं सीरीज छोड़ दो भाई, सीरीज से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी नहीं। आप तो है ना जो मैं बता रहा हूं इनको पढ़ लो अच्छी तरीके से, यही एग्जाम में छपने वाले हैं। राजनीति विज्ञान के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो व्यू है उनमें अंतर स्पष्ट करना किसका? पॉलिटिकल साइंस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिक तो ऊपर पढ़ लिया, अब यहां पे इसका थोड़ा व्याख्या करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच अंतर केवल समय का नहीं बल्कि विषय वस्तु, पद्धति, दृष्टिकोण का भी है। तीनों बिंदु याद रखना। इसमें जो डिफरेंस है वो केवल टाइम का नहीं है बल्कि विषय वस्तु, पद्धति और दृष्टिकोण का भी है। जहां पारंपरिक दृष्टिकोण आदर्शों और मूल्यों पर केंद्रित है,
वही आधुनिक दृष्टिकोण तथ्यों तथा व्यवहार पर जोर देता है। अच्छा भाई, जो पारंपरिक ट्रेडिशनल व्यू है वो आदर्श तथा मूल्यों पर केंद्रित है, और जो मॉडर्न व्यू है, आधुनिक दृष्टिकोण है, वो तथ्यों तथा व्यवहारों पर जोर देता है। मतलब देखो, पहले तो आदर्श के हिसाब से कर देते थे, ठीक है कम चल जाएगा, अब तो वही तथ्य चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ नहीं होगा तो कोई भी बात नहीं होगा। इनका देखो विवरण है, अपन पढ़ेंगे। समय सीमा, आधार पहला बिंदु आएगा ट्रेडिशनल व्यू एंड सेकंड आएगा मॉडर्न व्यू। समय सीमा, प्रारंभ से द्वितीय विश्व युद्ध तक तो था प्रारंभिक दृष्टिकोण, और द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था उसके बाद क्या आ गया, आधुनिक दृष्टिकोण आ गया। 1945 तक था ट्रेडिशनल, और विशेषकर व्यवहारवाद, जितने भी समय चला व्यवहारवाद, उसमें था मॉडर्न व्यू। मतलब उसके बाद मुख्य केंद्र क्या थे, राज्य सरकार और औपचारिक संस्थाएं। राज्य केंद्र सरकार और औपचारिक संस्था किसकी थी, प्रारंभिक की, जो आपका परंपरागत था उसकी, और मानव व्यवहार शक्ति प्रभाव और प्रक्रिया किसकी थी, मॉडर्न व्यू की। प्रकृति, जो आपका ट्रेडिशनल व्यू था उसकी दार्शनिक, आदर्शात्मक और विवरणात्मक प्रकृति थी, और जो भाई अगला वाला मॉडर्न व्यू, उसमें भाई अब मैंने बताया ना प्रूफ, वैज्ञानिक तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक चाहिए था। अध्ययन पद्धति, ट्रेडिशनल में जो ऐतिहासिक था, कानूनी था और दार्शनिक था, और जो आपका मॉडर्न व्यू था उसमें सांख्यिकी, गणितीय और अनुभवजन्य था। इस प्रकार से था। उद्देश्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य किसका, परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसका क्या होना चाहिए पर बल दिया गया, क्या होना चाहिए इस पर बल दिया गया, किसमें, जो आपका आधुनिक नहीं बल्कि परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें तो क्या होना चाहिए उस पर जोर दिया गया, और क्या है वास्तविकता इस पे जोर दिया, किसमें, आधुनिक दृष्टिकोण में। ठीक है मित्रों, मुख्य अंतरों का जो विस्तृत वर्णन है, जैसे परिभाषा और क्षेत्र में अंतर। पारंपरिक दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित मानता था। गार्डनर है, ये नाम लिखने भाई, बलनसली जैसे विचारक मानते थे कि राजनीति का केंद्र बिंदु राज्य है, यह मुख्य रूप से संविधान, संसद और न्यायपालिका जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। और आधुनिक क्या करता है भाई, आधुनिक ये औपचारिक संस्थाओं के बजाय उन प्रक्रियाओं और शक्तियों का अध्ययन करता है, शक्तियों का अध्ययन करता है जो निर्णय लेने को प्रभावित करती है। यह शक्ति पावर, सत्ता, अथॉरिटी, प्रभाव, इन्फ्लुएंस और राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर केंद्रित है। यह आधुनिक है भाई, ठीक है। मूल्यों पर क्या है, मूल्य तथा तथ्य हैं, उनका संघर्ष क्या है दोनों के बीच में। पारंपरिक दृष्टिकोण है, यह मूल्य प्रधान है भाई, इसमें नैतिकता, आदर्शवाद और एक अच्छे राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए पर जोर दिया गया है। किसमें, पारंपरिक दृष्टिकोण है जो, तो उसमें क्या किया गया है कि भाई अच्छा राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पे जोर दिया गया है। प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने इसे न्याय और नैतिकता का सर्वोपरि माना है। और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या सिस्टम है, यह तथ्य प्रधान है। ऊपर वाला क्या था, मूल्य प्रधान था पारंपरिक तो, और आधुनिक जो है मित्रों वो तथ्य प्रधान है, इसे प्रूफ चाहिए भाई। आधुनिक विचार जैसे डेविड स्टन, रॉबर्ट हल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को नैतिक निर्णयों से दूर रहकर केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिसे प्रमाणित किया जा सके। ये कहते हैं भाई राजनीति विज्ञान को वही प्रमाणित करो जहां प्रमाणित होता है, वही राजनीति विज्ञान को मानो। अध्ययन पद्धतियों में भिन्नता क्या है, जो पारंपरिक है उसमें मुख्य रूप से ऐतिहासिक पद्धति के आधार को समझना, दार्शनिक पद्धति और कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह अक्सर पुस्तकालय और कानूनी दस्तावेजों तक सीमित रहता है। और जो आधुनिक है उसमें क्या, आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की तकनीकों को अपनाया। इसमें सर्वेक्षण, प्रश्नावली, सांख्यिकी, विश्लेषण और कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया जाता है ताकि निष्कर्ष सटीक हो। मित्रों एक बार सारे लोग शेयर कर देंगे भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं ना अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए सारे लोग फटाफट, ताकि सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाएं और सभी अपनी बात में रख सकें। सभी लोग कमेंट करना भाई, जितने भी जुड़े हुए ना फटाफट कमेंट करते रहिए। अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, अपनी कॉलेज का नाम कमेंट कीजिए, करो फटाफट। मानव व्यवहार का अध्ययन वो किस प्रकार से है। पारंपरिक दृष्टिकोण, यह व्यक्ति को एक राजकीय इकाई के रूप में देखता जो कानून और संविधान से बंधी है। और आधुनिक दृष्टिकोण, यह मानव व्यवहार को
अध्ययन की इकाई मानता है। यह देखता है कि एक मतदाता वोट देते समय क्या सोचता है या एक नेता निर्णय लेते समय किन दबावों में होता है। अंत विषय दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण है, यह राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र और संकुचित विषय के रूप में देखता है। राजनीति विज्ञान उसको पारंपरिक दृष्टिकोण क्या देखता है, स्वतंत्र और संकुचित विषय के रूप में देखता है, जिसका अन्य विषयों संबंध औपचारिक था। आधुनिक दृष्टिकोण क्या मानता है कि राजनीति विज्ञान को समझने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और समाज अर्थशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। यह कहता है भाई अगर राजनीति विज्ञान को समझना है तो आपको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमी आपको याद होनी चाहिए। इसे अंतर विषय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। निष्कर्ष क्या है, पारंपरिक निष्कर्ष को आपको हमेशा अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि 2 नंबर यहीं से आएंगे। आपका अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर यहीं से आएंगे भाई। पारंपरिक दृष्टिकोण हमें उद्देश्य और आदर्श प्रदान करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण हमें साधन तथा सटीक विश्लेषण की शक्ति देता है। मित्रों अंडरलाइन कर लो इसको, ये आपको ऐसा कैसा डिटेल लिखना है, उसमें फोटो को भी छापने। अगर पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण पूछे राजनीति विज्ञान के तो भी आपको अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो भी अपने ये लिख दिया तो पक्का यहीं से छपेगा, आपको यही छापना एग्जाम के अंदर। मैंने कहा ना सीरीज सब कुछ छोड़ दो, बस मैं जो बता रहा हूं इस वीडियो को पढ़ लेना पूरा। इस वीडियो को बार बार देखना, आप लोग रिपीट करोगे, स्किप मत करना, डबल स्पीड में देख सकते हो, स्किप करोगे तो समस्या हो जाएगी भाई, ठीक है। तो एक बात सारे लोग, एक मिनट, हाँ देखो, राजनीति इन दोनों का मिश्रण है जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है, तथा जहां तथ्यों और मूल्यों दोनों का महत्व है, यह आधुनिक दृष्टिकोण में है भाई, ठीक है। तो एक बार फटाफट सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, झुंझुनू एजुकेशन, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये नाम आपके दिमाग में होना ही चाहिए, नितेश तिवारी झुंझुनू सर, आपको पता ही है झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी सर का अगर नाम आपके माइंड में है तो मैं कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, मैं कह रहा हूं पूरा यही छपेगा। आप अभी से सेकंड सेमेस्टर की तैयारी चालू कर दो भाई। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि देखो डेली शाम 8 बजे आपको क्लास मिलेगी, सभी लोग जुड़ जाना क्लास के अंदर। तो आप लोग है ना एक बार सारे लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए भाई, आपके स्क्रीन में नोटिफिकेशन आ जाए, आप जुड़ जाओ, मिस ना हो वीडियो कुछ भी। व्यवहारवाद क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले व्यवहारवाद का अर्थ की बात करेंगे, ठीक है। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का वह दृष्टिकोण है मित्रों, जो राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद, संविधान की बजाय मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद वही है जो संसद, संविधान की बजाय है ना, मानव का राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार से है उसके अध्ययन पर जोर देता है। यह मानता है कि मित्रों राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए उन व्यक्तियों के कार्य, व्यवहार और प्रेरणाओं का अध्ययन करना आवश्यक है जो उन संस्थाओं में काम करते हैं। बढ़िया। डेविड अस्टिन जी क्या कहते हैं, डेविड अस्टिन को व्यवहारवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। उनके अनुसार यह राजनीतिक विज्ञान को एक ऐसा विज्ञान बनाने का प्रयास है जिसमें तथ्यों का संग्रह, सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। अच्छा पॉइंट है, यहां से इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करो आप लोग और ऐसे कैसा वहां पे छाप देना। सारे लोग अपनी कॉलेज का नाम लिखो जितने भी जुड़े हुए हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो भाई झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज के माध्यम से अपना नाम और पीडीयूएसयू लिख देना या शेखा पोटेंशियल लिख देना। व्यवहारवाद की उद्देश्य के कारण क्या थे, ये यहां से क्वेश्चन है ना, ये अच्छा पॉइंट बनेगा। ऐसा कैसे छप सकता है, अलग क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहारवाद की उद्देश्य के कारण क्या है, समझाइए। पारंपरिक पद्धतियों के प्रति असंतोष, पहला कारण। ऐतिहासिक और कानूनी पद्धतियों केवल क्या होना चाहिए पर ध्यान देती थी, जबकि व्यवहारवादी क्या हो रहा है को समझाना चाहते हैं। कि भाई क्या होना चाहिए ये तो पारंपरिक बोलता था, लेकिन व्यवहारवाद कह रहा नहीं नहीं, क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो ना, क्या होना चाहिए उस पर क्यों दे रहे हो, फ्यूचर की वजह अभी ये तो सोचो ना कि क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो भाई। अन्य सामाजिक विज्ञानों पर प्रभाव, ये इसका दूसरा कारण है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में हो रहे वैज्ञानिक शोधों ने राजनीतिक विज्ञान को भी प्रभावित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभव, युद्ध के दौरान और बाद में जटिल राजनीतिक परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल कानूनी संस्थाओं के अध्ययन से राजनीति को नहीं समझा जा सकता मित्रों, ठीक है ना। व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, डेविड अस्टिन ने, ये एक तो वैज्ञानिक याद रखना भैया आप लोग, बार बार आ रहा है इसका नाम, कहीं छाप देना आप लोग, कहीं भी लिख देना, ठीक है ना, क्या पता अच्छे नंबर मिल जाए। डेविड अस्टिन ने व्यवहारवाद की 8 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने बौद्धिक आधारशिला कहा है, ठीक है। जो
इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है वो क्या है, बौद्धिक आधारशाला क्या है किसको, जो इसकी 8 प्रमुख विशेषताएं बताइए किसकी, व्यवहारवाद की। पहली है नियमन, रेगुलरिटीज। व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी सामान्य प्रवृत्तियां और नियम पाए जाते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है। इन नियम के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है भाई। ओ तेरी भविष्यवाणी। तो ये नियमन देखो, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं मित्रों, इनको आप इसी तरीके से लिखोगे, 2-3 लाइन और अच्छा इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना, जैसे इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया ऐसे। दूसरा आता है सत्यापन, वेरिफिकेशन। संग्रहित किए गए तथ्यों और ज्ञान का परीक्षण या सत्यापन संभव होना चाहिए। आज तथ्य तो ले लिए, प्रूफ तो ले लिए, लेकिन क्या वो प्रूफ सही है, वो तथ्य सही है, उनका वेरिफिकेशन करना आवश्यक है मित्रों। इस प्रकार से इसका दूसरा विशेषता है, प्रमाणित नहीं किए जा सकते, उन्हें व्यवहारवाद स्वीकार नहीं करता। जो तथ्य जो प्रूफ मान ले सटीक नहीं हुए, वेरिफिकेशन नहीं हुए, उनको वही व्यवहारवाद कहेगा नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। तकनीक, टेक्निक्स। व्यवहारवाद अध्ययन के लिए शुद्ध और वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोग पर बल देता है। इसमें सांख्यिकी, गणितीय मॉडल और सर्वेक्षण और प्रश्नावली जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन, ठीक है, एकत्रित किए गए आंकड़ों केवल विवरण के रूप में न रखकर उन्हें मापना और उनका संख्यात्मक विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि निष्कर्ष सटीक और स्पष्ट हो। क्या कह रहा है कि भाई व्यवहारवाद कह रहा है कि भाई मेरी ये विशेषता भी है कि आप जो आंकड़े एकत्रित करते हो उनको एक स्टोर मत करो कि भाई आंकड़े मिल गए, उनको उनका संख्यात्मक विश्लेषण करो, उनको मापो कि वो सही है क्या। अगर मापोगे और सही तरीके से आप उनका संख्यात्मक विश्लेषण करोगे तो जो इनका निष्कर्ष है वो सटीक तथा स्पष्ट निकलेगा। मूल्य निरपेक्षता, वैल्यूज। व्यवहारवाद मूल्य मुक्त का अध्ययन पर जोर देता है। इसका अर्थ है शोधकर्ता को अपनी व्यक्तिगत पसंद, नापसंद, आदर्शों और नैतिक मूल्यों को शोध से दूर रखना चाहिए, उसे केवल तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहारवाद पूरा यही माइंड लगा रहा है भाई। व्यवहारवाद अगर हम भाड़ में जाए जनता, मुझे तो प्रूफ चाहिए, मुझे तथ्य चाहिए, इसका कहना यह है कि मुझे तथ्य चाहिए। तो आप एक तो ये व्यवहारवाद से क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 100%। अगर इसको 101 भी बोले तो भी काम चल जाएगा, 101% क्वेश्चन आएगा यहां से व्यवहारवाद से। आप तो लिख लेना व्यवहारवाद तथ्यों पर आधारित है, बस ये तो अपने माइंड में सेट करना ही आपको। व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमेटाइजेशन। शोध कार्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। इसमें सिद्धांत और शोध, थ्योरी एंड रिसर्च एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। बिना सिद्धांत तथ्यों के, बिना तथ्यों के सिद्धांत अर्थहीन है। बढ़िया, इसको अंडरलाइन कर लो भाई। बिना तथ्यों के सिद्धांत, बिना सिद्धांत के तथ्य अर्थहीन है, ठीक है। इस प्रकार से शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते हैं ताकि ये भौतिक विज्ञान की तरह समस्याओं का सटीक समाधान कर सके। अच्छा है। एकीकरण, इंटीग्रेशन। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके राजनीतिक व्यवहार को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान से अलग करके नहीं समझा जा सकता। अतः अंतःविषय दृष्टिकोण कहा जाता है व्यवहारवाद को, ठीक है। इस प्रकार से इसकी विशेषता होगी 8 जो हमने आपको बताइए भाई। व्यवहारवाद की आलोचना कौन करता है भाई? अब देखो विशेषता इतनी है तो आलोचना होना तो स्वाभाविक है। जहां व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाया, वहीं इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई। अब जो कोई आदमी बढ़िया काम करे, लोग कुछ को उसमें गाड़ी भी निकाल दे, है ना, ये इसमें सिस्टम है भाई। तो व्यवहारवाद क्या है? अत्यधिक तकनीक पर जोर। आलोचकों का मानना है कि व्यवहारवादियों ने तकनीक के चक्कर में विषय वस्तु को खो दिया कि भाई तकनीक चाहिए, हमें मेथड चाहिए, प्रूफ चाहिए। मूल्य निरपेक्षता असंभव है। मानव समाज के अध्ययन में मूल्यों की पूरी तरह से अलग करना कठिन है। खर्चीली पद्धति, तो खर्चीली है भाई, सर्वेक्षण करेंगे, शोध करेंगे, टेक्निक्स लगेंगे, मेथड्स लगेंगे, अलग अलग, तो पैसे तो लगेंगे, और पैसे लगेंगे, जिसके पैसे लगते हैं उसको जोर आता है, इसलिए इन्होंने आलोचना कर दी। सर्वेक्षण और सांख्यिकी की शोध बहुत महंगी और समय लेने वाले होते हैं। इन्होंने पॉइंट जोड़ दिया कि पैसे लग रहे हैं, जोड़ो रे यार, कैसे भी पॉइंट तो जोड़ो कम से कम। निष्कर्ष 2 नंबर तो यहीं से पक्के है ना, क्योंकि पूरा जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष एक छोटा स्वरूप में बताऊंगा आपको। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नई दिशा दी है। इसमें दार्शनिक गलियारों से निकालकर यथार्थ की धरती पर खड़ा किया। यद्यपि बाद में खुद डेविड स्टील ने इसकी कमियों को सुधारने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया, जिसमें तथ्यों के साथ साथ प्रासंगिकता मूल्यों को भी स्थान दिया। व्यवहारवाद खत्म और डेविड जी बोला एक कंप्लीट हो गया अपना, तो अब अपन उत्तर व्यवहारवाद चलते हैं। ये वैज्ञानिक नए नए पॉइंट खोज के लाते थे जो आपको पढ़ने पड़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आगे ना, ये डेविड स्टील ना खतरनाक इंसान था, इसने पहले व्यवहारवाद दिया फिर उत्तर व्यवहारवाद दे दिया। चलो भाई,
उत्तर व्यवहारवाद क्या है? अब अपन फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप सब कुछ छोड़ देना, बस ये क्लास पढ़ लेना, क्योंकि इसमें सारे नोट्स अवेलेबल है भाई। हर एक चीज अपन साथ मिलकर समझेंगे, बस आप लोग उसको पढ़ लेना, यही से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ है क्या है, ठीक है। इसका जो उत्तर है वो 2000 शब्दों में बताऊंगा, अच्छे शब्दों में बताऊंगा मैं आपको, लिख लेना उसको। राजनीति विज्ञान के विकास के क्रम में उत्तर व्यवहारवाद एक सुधारात्मक आंदोलन है। 1960 के दशक के अंत तक व्यवहारवाद में कमियां उभरने लगी। स्वयं व्यवहारवाद के जनक डेविड एस्टन ने इसे महसूस किया। डेविड एस्टन सोचो कि भाई मैं जो लॉन्च करे हुए व्यवहारवाद तो गड़बड़ कर लाऊं थोड़ी, है ना, तो इनमें सुधार करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद लेके और के व्यवहारवाद का पोस्ट लगा देना, बस उत्तर लगाना, इतने अंतर है ना। महसूस किया कि राजनीति विज्ञान, तकनीक, आंकड़ों, जाल समाज की वास्तविक समस्याओं को कट गया। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के भाषण में इसने उत्तर व्यवहारवाद की नींव रखी। अब 1969 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की नींव कब रखी गई? 1969 में। किसके द्वारा? डेविड एस्टन के द्वारा। ऐसे यहां से नंबर क्वेश्चन बन सकता है। चलो अर्थ देख लेते हैं इसका क्या है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विरोध नहीं है, बल्कि उसका अगला चरण है। दे बोली पॉइंट तो नया लॉन्च कर दिया, लेकिन जनता को बोल दे दी कि भाई स्टन जी बोला व्यवहारवाद का विरोध कौन कर रहा है? मैं तो व्यवहारवाद को अगला चरण निकाल रहा है, एक चरण और बढ़ा रहा हूं। बहुत बढ़िया, शानदार। जहां व्यवहारवाद केवल तथ्यों और वैज्ञानिकता है, उस पर जोर नहीं देता। वही देखो, व्यवहारवाद तो तथ्यों और वैज्ञानिकता पर जोर देता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद है वो प्रासंगिकता और क्रम पर जोर देता है। अब एक्शन, रिलेवेंस भी, इन पर भी जोर देता है। इसका मूल मंत्र है तथ्यों के साथ मूल्यों का समन्वय। यह मानता है कि भाई राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल अकादमिक संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं के लिए भी होना चाहिए, ठीक है ना, कि समाज की समस्या दूर करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के साथ। कोई इसको पूछे भाई तो फिर तूने व्यवहारवाद में सारी चीज ऐसी कैसे रख दी? अब तो कह रहा है समाज के बारे में सोचेंगे, पहले इसको तथ्य चाहिए थे। गलत बात है भाई एस्टन जी ऐसी तो। डेविड एस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताओं वर्णन किए। वहां 8 किया था, उसकी 8 विशेषताएं बताई, इसकी 7 बता दी, और जिन्हें प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहा है। ठीक है, एक बार सारे लोग भाई शेयर कर दो। देखो जितने बच्चे हैं ना आपके फ्रेंड्स, उन सबको जोड़ो इस ग्रुप में, ताकि सबकी हेल्प हो। अपना काम है सबको जोड़ना और सब तक वीडियो पहुंचाना, ताकि सबकी हेल्प हो। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने भी जुड़े हुए ना। और देखो क्लास को ना रेगुलर देखना आप लोग, ऐसे मिस मत करना, पहली क्लास देख ली, दूसरी नहीं, तीसरी देख ली, ऐसे नहीं करना। पूरी क्लास रेगुलर देखनी है आपको, ठीक है। पहली, तकनीक से पूर्व सार। व्यवहारवाद में तकनीक को विषय वस्तु से अधिक महत्व दिया जाता था। उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक तकनीक जरूरी है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर शोध हो रहा है यह है। यदि विषय सामाजिक रूप से प्रासंगिक नहीं है तो तकनीक व्यर्थ है। क्या बात है, इस बार इसमें दिमाग आ गया थोड़ा। सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक था, क्योंकि वह केवल वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करता था। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है, देखो यहां उत्तर व्यवहारवाद की तो विशेषता बता रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी हो रहा है साथ साथ। क्वेश्चन आ सकता है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो मैं बता रहा हूं वो लिखना आपको, यही उत्तर आएगा, ठीक है ना। उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने के सुझाव देने चाहिए। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीतिक विज्ञानों को अपने हाथी दांत के महलों से बाहर निकलकर दुनिया की कठोर वास्तविकता, जैसे वियतनाम युद्ध, नक्सल भेद का अध्ययन करना चाहिए। इस बार इसमें पूरा दिमाग आ गया, समाज ही सोचने लगा भाई डेविड एस्टन। वो कहते हैं ना, चोट लगने के बाद तो समझ में, पहले व्यवहारवाद किया लॉन्च, फिर सोचा गड़बड़ हो गई, चलो उत्तर व्यवहारवाद, लोग कहते हैं अगला चरण है और अपनी कमियां सुधार देंगे। बहुत चालाक आदमी था ये। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवाद ने मूल्य निरपेक्षता की बात की थी, जिसे उत्तर व्यवहारवाद ने सिरे से नकार दिया। इसका मानना है कि मूल्यों के बिना, मूल्य कौन से, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बिना निष्प्राण है। ज्ञान क्या है? निष्प्राण है, ज्ञान में कोई प्राण नहीं है। राजनीतिक विज्ञान कभी पूरी तरह से मूल्य मुक्त नहीं हो सकता। राजनीतिक विज्ञान में मूल्य होना ही चाहिए, होगा ही, ऐसा इसने कहा है। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद बुद्धिजीवियों को याद दिलाता है और उनकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है
उन्हें केवल आंकड़े एकत्रित करने वाला नहीं बल्कि समाज का मार्गदर्शक बनना चाहिए। ऐसे आपको बिंदु लिखना। छठी विशेषता है ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं बल्कि उस ज्ञान को कर्म में बदलना है। राजनीति विज्ञान को सक्रिय राजनीति और नीति निर्माण में भाग लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। साथ ही व्यवसाय और राजनीतिकरण। राजनीति विज्ञानों ने संघों और संगठनों को समाज की ज्वलंत समस्याओं पर अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए, ठीक है, और उनके समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। किसको? राजनीति वैज्ञानिकों को। तो संगठन है, राजनीति विज्ञान के संघ है, उनको। उत्तर व्यवहारवाद का महत्व क्या है? तो महत्व पहला है समन्वयकारी दृष्टिकोण। इसने पारंपरिक दृष्टिकोण मूल्य और व्यवहारवाद तथ्य के बीच एक सेतु का कार्य किया, इसने विज्ञान और दर्शन के बीच का विवाद समाप्त कर दिया। विज्ञान और दर्शन उसके बीच, जैसे पारंपरिक दृष्टिकोण कहते थे इसके दर्शन पे, फिर इसमें तथ्य आए, उनसे अलग हटके इन्होंने दोनों के बीच में समन्वय कर दिया भाई। विषय की प्रासंगिकता। इसने राजनीति विज्ञान को समाज के लिए उपयोगी बनाई। अब यह विषय केवल सिद्धांतों तक सीमित न रहकर वास्तविक समस्याओं के समाधान की ओर मुड़ा है। वैज्ञानिक और मानवीय विकास भी हुआ इसमें। इसलिए राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक तो बनाए रखा, लेकिन उन्होंने मानवीय पक्ष को भी सुरक्षित रखा। उत्तरी व्यवहारवाद था, उसने मानवीय पक्ष को भी भाई सुरक्षित रखा। नीति निर्माण में सहायक है। उत्तरी व्यवहारवाद के कारण ही राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक अब सरकार के सलाहकार के रूप में नीतियों को बेहतर बनाने का योगदान देता है, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, उसकी बात करेंगे। एक बार सारे लोग शेयर कर दो ताकि सब लोग जुड़ जाएं। सबको क्लास के अंदर जोड़ो भाई फटाफट, और अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करो। जितने बच्चे हैं कॉलेज का नाम कमेंट करो। सारे लोग जुड़े में अपनी कॉलेज का नाम कमेंट कीजिए भाई। संक्षेप में हम समझे तो मैंने कहा 2 नंबर तो निष्कर्ष से पक्के हैं। उत्तरी व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक ऐसा यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि यदि हमारा ज्ञान समाज की भलाई के काम नहीं आ सकता, वह ज्ञान व्यर्थ है। व्यवहारवाद को उल्टा भाई, जो अपना ज्ञान अगर समाज के लिए काम नहीं आ सकता तो अपना ज्ञान व्यर्थ है, यह कहता है उत्तरी व्यवहारवाद। तथ्य युक्त मूल्य युक्त दोनों हैं। यह तथ्य युक्त और मूल्य युक्त दोनों होने चाहिए। एक बार फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, पीडीएफ से एग्जाम टाइम भी बहुत हेल्प करने वाली है भाई ये टेलीग्राम चैनल। रामबाण उपाय रहेगा, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए। बस आप काम इतना ही, बच्चों तक शेयर करो। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना झुंझुनू एजुकेशन को, और इस इंस्टाग्राम को फॉलो करके इस पे मैसेज के माध्यम से अपना नाम और साथ में PDUSU लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप में। जो झुंझुनू एजुकेशन किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं उसको करना है। अगर ऑलरेडी ऐड है किसी भी ग्रुप में जहां पे झुंझुनू एजुकेशन का लोगो लगा हुआ है उस ग्रुप की डीपी पर, तो उसको नहीं करना है, ठीक है। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो फटाफट नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि डेली 8 बजे क्लास रहेगी शाम को। डेली आपको शाम को 8 बजे जुड़ना है भाई, ठीक है ना। जुड़कर सारे लोगों को क्लास देखनी और जो चीज मैं पढ़ाऊं उसको पढ़ लेना है। अभी से आप लोग तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर ले जाओगे भैया। जिसको अच्छे नंबर बढ़ाने हैं एग्जाम के अंदर सेकंड सेमेस्टर में, तो वही इस क्लास को देखना पड़ेगा। डेली आपको झुंझुनू एजुकेशन के साथ शाम को 8 बजे जुड़ना पड़ेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्पष्ट कीजिए। राजनीति विज्ञान है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्पष्ट करना हमको, ठीक है। जो बताऊं उसको ढंग से पढ़ लेना। और मित्रों मैं बता रहा हूं आपको, हर यूनिट का, प्रत्येक यूनिट का एनालिसिस करवाऊंगा आपको यूनिट में जो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं सब ये क्वेश्चन और आंसर आप लास्ट तक कर देंगे। एग्जाम आने से पहले सारे क्वेश्चन और आंसर कर देंगे। आप लोग इनको पढ़ लेना बस। झुंझुनू एजुकेशन पे जो क्लास आपको मिले उसको अच्छी तरीके से आप लोग रट्टा मार लेना। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और समाज के एक हिस्से का अध्ययन करता है। चूंकि मानव जीवन एक संपूर्ण इकाई है, इसलिए राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र जैसे अन्य विषय से अलग करके नहीं समझा जा सकता। राजनीति विज्ञान है उसको समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र जो है उनसे अलग करके नहीं समझ सकते अपन। इनकी आवश्यकता पड़ेगी अपन को। यहां राजनीति विज्ञान की प्रमुख जो सामाजिक विज्ञान से संबंध में अंतर का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौन सा? राजनीति विज्ञान और इतिहास का सबसे पहले बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, इन दोनों का संबंध सबसे गहरा है। सिल्ले के अनुसार, ये वैज्ञानिक थे भाई, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जड़ नहीं है। इसको आप लोग अंडरलाइन करोगे, अगर ब्लैक पेन से लिखोगे एग्जाम के अंदर तो और भी बढ़िया बात है। अंडरलाइन करके लिखोगे तो नंबर पक्के यहीं से पक जाएंगे, अगला देखेगा नहीं एग्जाम में आगे, यहां से आपको पूरा दे देगा कि ठीक है भाई लो, आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। समानता क्या है इसमें?
इतिहास राजनीति विज्ञान को कच्चा माल प्रदान करता है। इतिहास है राजनीति विज्ञान को कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे तथ्य है उदाहरण, ये होता है कच्चा माल, ऐसे नहीं कोई खाने का कच्चा माल। और आज की राजनीति कल का इतिहास है। आज की राजनीति और कल, आज की राजनीति है वो कल का इतिहास बन जाती है। राज्य की संस्थाओं का विकास कैसे हुआ ये हमें इतिहास ही बताता है भाई। अंतर क्या है, इतिहास क्या था का अध्ययन है, जबकि राजनीति विज्ञान क्या होना चाहिए पर विचार करता है। इतिहास तो पास्ट हो गया ना, कि क्या था का अध्ययन करता है, और राजनीति विज्ञान है क्या होना चाहिए पर विचार देता है। इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि राजनीति विज्ञान का केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित है। दूसरा है जो पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इनमें क्या संबंध है, क्या अंतर है, उनकी बात करेंगे भाई। राजनीति विज्ञान और जो समाजशास्त्र है उसमें क्या अंतर है और क्या विशेषता है, क्या इसका जो संबंध है वो अपन बात करेंगे। समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों की जननी है, यह संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। इनमें समानता क्या है, राज्य का जन्म समाज से ही हुआ है। समाजशास्त्र हमें उन सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देता है जिनमें राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। व्यवहारवाद के आने के बाद इन दोनों विषयों में राजनीतिक समाजशास्त्र नामक एक नई शाखा का जन्म हुआ है। कौन शाखा का जन्म हुआ है, राजनीतिक समाजशास्त्र। अच्छा मित्रों, अंतर क्या है इसमें, देखो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान अंतर क्या है। समाजशास्त्र समाज के सभी पहलू जैसे धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान है केवल राजनीतिक पहलू है। समाजशास्त्र भाई धार्मिक भी सोचेगा, धर्म की भी सोचेगा, अर्थव्यवस्था की सोचेगा, सांस्कृतिक सोचेगा, लेकिन राजनीति विज्ञान कहेगा मैं नहीं किसी की सोचूंगा, मैं तो सेल्फिश आदमी हूं, मैं तो सिर्फ राजनीति विज्ञान की सोचूंगा, ऐसे कहेगा राजनीतिक विज्ञान। समाजशास्त्र में संगठित और असंगठित दोनों समाजों का अध्ययन होता है, जबकि राजनीति विज्ञान केवल संगठित राज्यों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। अच्छा पॉइंट है, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि प्राचीन काल में अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी लिख सकते हो आप। समानता क्या है, आर्थिक स्थितियां राजनीति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए गरीबी या बेरोजगारी सरकारें बदल सकती हैं, बदलने भाई, जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकार कैसे चलाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य की नीतियां जैसे बजट, कर, व्यापार नीति अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में दोनों विषय एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इस प्रकार से अंतर क्या दोनों में, अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र धन है और उपभोग है, जबकि राजनीति विज्ञान का मुख्य केंद्र शक्ति और प्रशासन है। अर्थशास्त्र के पास पैसे पैसे कहते हैं ना, पैसा पैसा आएगा ना, और राजनीति विज्ञान कहता है क्या पैसा, पावर होगा तो सब कुछ होगा, पावर रखेंगे। चलो भाई, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस या एथिक्स, उसमें क्या अंतर है। नीति शास्त्र मनुष्य के नैतिक आचरण और सही गलत का अध्ययन करता है। इसको बेचारे को पैसे वैसे की लोड़ नहीं है, तो कह रहा है मनुष्य सही होना चाहिए, मानव इंसान सही होना चाहिए। समानता क्या है, प्राचीन विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र का ही एक हिस्सा मानते थे। कानून अक्सर नैतिकता पर आधारित होते हैं, कानून नैतिकता पर आधारित होते हैं। आप लोग भी अपनी नैतिकता का पालन करो और सबको जोड़ो क्लास के अंदर, प्रत्येक बच्चे को जोड़ो जिनका बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, जिसके पॉलिटिकल साइंस है कॉलेज के अंदर, वो उन सब बच्चों को जोड़ो। एक अच्छा राज्य तभी बन सकता है जब वहां के नागरिक और नेता नैतिक रूप से उन्नत हो। अंतर क्या है, नीति शास्त्र का संबंध आंतरिक विचारों और नैतिकता से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध बाहरी आचरण और राज्य के कानूनों से है। नीति शास्त्र के नियमों को तोड़ने पर दंड नहीं मिलता, लेकिन कानून तोड़ने पर दंड मिलता है भाई, कानून तोड़ने पर तो दंड मिलेगा, ये होता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में समानता क्या है, आधुनिक समय में विशेषकर व्यवहारवाद के बाद मनोविज्ञान का महत्व बढ़ गया। समानता, राजनीति विज्ञान का केंद्र मानव है और व्यवहारवाद, मानव का व्यवहार उसके मन से संचालित होता है, ये पता है हमको। मतदान व्यवहार है, नेतृत्व की गुणवत्ता और जनमत के निर्माण को समझने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है। इस प्रकार से अंतर क्या है भाई, जो मनोविज्ञान है वो तो व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान क्या करेगा, नए नए मानसिक गया बाढ़ में, सार्वजनिक तो देखो, राजनीतिक प्रक्रियाओं को देखो। अपन को तो पावर चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, ऐसा सिस्टम। निष्कर्ष क्या है, यद्यपि राजनीति विज्ञान है उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व और अध्ययन पद्धति है, लेकिन यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। जैसे इसको समाजशास्त्र का भी काम पड़ेगा, मनोविज्ञान का भी काम पड़ेगा,
नीति शास्त्र का भी, अर्थशास्त्र का भी, उनकी जरूरत पड़ती है इनको भाई। एक विषय से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय की गुत्थियों को सुलझाने से में मदद करता है। यही कारण है कि आधुनिक समय में अंतर विषय दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर अधिक जोर दिया जाता है कि सारे विषय आने चाहिए आपको। ऐसे नहीं अकेले राजनीतिक विज्ञान, अकेला राजनीतिक विज्ञान क्या करेगा भाई, अपन को साथ में ये भी चाहिए ना, सारी चीजें हर एक विषय का, चाहे अर्थशास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, समाजशास्त्र हो और अर्थशास्त्र हो, उस प्रकार से सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहली यूनिट का छठा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। इनकी पद्धतियां पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस क्लास का, फिर कल अपन 8 बजे जुड़ेंगे सारे लोग। तो एक बार सब तक शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि डेली 8 बजे लाइव क्लास रहेगी भाई अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सभी को जोड़ना है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन डेली मतलब सोमवार से शनिवार तक, संडे की छुट्टी रहेगी ताकि आप लोग रिवीजन कर सको। राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल सिद्धांतों पर सीमित नहीं बल्कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिक और दार्शनिक तरीकों का सहारा लिया जाता है। इन तरीकों को ही अध्ययन पद्धतियां कहा जाता है। अध्ययन पद्धतियों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, पारंपरिक पद्धतियां और आधुनिक पद्धतियां। ये देखो, एक आपको इस किताब में है ना, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आपको पारंपरिक और आधुनिक दो नाम पे देखनी है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, ठीक है। पहली पारंपरिक पद्धतियां, ट्रेडिशनल मेथड्स। देखो पारंपरिक है तो भाई पुराने जमाने की होगी। ये पद्धतियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं और इनका केंद्र बिंदु मूल्य, आदर्श और संस्थाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। इसमें पहला है दार्शनिक पद्धति, फिलोसफिकल मेथड्स। फिलोसॉफिकल मेथड है जो, ये सबसे प्राचीन पद्धति है। प्लेटो, थॉमस मोर और रूसो ने इसका प्रयोग किया था। ये तीनों भाई साहब तो हर कहीं प्रयोग कर देते थे। विशेषता क्या है, यह पद्धति क्या होना चाहिए पर जोर देती है भाई। यह कल्पना और तर्क के आधार पर एक आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करती है। देखो आपको एक तो ना क्या होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए, ये दोनों ना ऐसे मत समझना कि कोई नाम है, नहीं, ये लिखना भाई। ये पद्धतियां बहुत काम आएंगी आपको, अंडरलाइन करके इनको लिखना वहां पे कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। इन पे आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिया, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा इनको ढंग से पढ़ लेना, 2 बिंदु हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोग याद करना। मैं तो ये राजनीति विज्ञान को नैतिकता और आदर्शों से जोड़ती है राजनीति को। ऐतिहासिक पद्धति क्या है, मैकियावेली, बोंदा और मोटेक्सु जैसे विचारकों ने इसका समर्थन किया। विशेषता क्या थी, यह मानती है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए उनके इतिहास और कर्मी विकास को समझना जरूरी है। वर्तमान की समस्याओं का समाधान अतीत के अनुभवों को खोजा जा सकता है। महत्व, यह राजनीति को यथार्थ की ठोस जमीन प्रदान करती है। कौन सी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति है, वो राजनीति को यथार्थ की ठोस जमीन प्रदान करती है। मित्रों, इन वर्णों को इस प्रकार से आप लोग याद करोगे। राजनीति विज्ञान को जो ऐतिहासिक पद्धति है वो ठोस जमीन प्रदान करती है, ये बिंदु आपको लिखना महत्व है इसका। तुलनात्मक पद्धति, इसका काम अरस्तु ने कर दिया। अरस्तु को इस पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तेरी माध्यम भाई, आज भाषा बोला तेरी माध्यम, बहुत पढ़ा रहे। 158 संविधान पढ़ा, फिर तुलनात्मक अध्ययन करो, फिर यह पद्धति जारी कर दी। इसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, सरकारों और संस्थाओं की आपस में तुलना की जाती है ताकि सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सके। यह विभिन्न प्रणालियों के गुण दोषों को समझने में मदद करती है। अगला है कानूनी पद्धति, लीगल मेथड। यह राजनीति विज्ञान को कानून का हिस्सा मानती है। यह पद्धति है वो कहती है कि वे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है, वो लॉ का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का हिस्सा है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें राज्य को एक कानूनी इकाई माना जाता है और संविधान, न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। और आप जोड़ दो सब्सक्राइब करने पर ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। डेली शाम 8 बजे आपको जोड़ना है। सेकेंड है भाई, पारंपरिक पढ़ लिया अपने, अब आधुनिक पद्धतियों की बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए इन पद्धतियों का विकास हुआ। पहली पद्धति है व्यवहारवादी पद्धति। यह आधुनिक राजनीति विज्ञान की सबसे प्रमुख पद्धति है। इसकी विशेषता क्या है, यह संस्थाओं की बजाय व्यक्ति और समूहों को राजनीति विज्ञान या राजनीति व्यवहार का अध्ययन करती है।
इसमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एंड तथ्यों प्रूफ्स के संग्रह पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। इसका महत्व क्या है? इसने राजनीति विज्ञान है उसको एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। किसने किया भाई? व्यवहारवादी पद्धति ने। ख नंबर आती है सांख्यिकीय पद्धति। इसकी विशेषता है इसमें राजनीतिक आंकड़ों जैसे चुनाव परिणाम, जनमत सर्वेक्षण का गणितीय सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। इसके माध्यम से भविष्यवाणी करना अधिक आसान और सटीक हो गया है। मनोवैज्ञानिक पद्धति क्या है? इसकी विशेषता है मनोवैज्ञानिक पद्धति की, यह पद्धति राजनेताओं और मतदाताओं के मनोविज्ञान का अध्ययन करती है। यह समझने का प्रयास करती है कि लोग विशेष राजनीतिक विचारधारा नेताओं का समर्थन क्यों करते हैं। मनोविज्ञान कहती है कि भाई देखो, आप लोग कभी देखते हो एक इंसान के पीछे मोदी जी हैं, उनके सामने इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, ठीक है, उनके लोग फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो क्यों है ये? इस पे ध्यान देते हैं मनोविज्ञान। और कुछ नेता ऐसे हैं जिनके बुलाने पर 10 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, ठीक है ना, वो इसमें मनोविज्ञान ध्यान देता है। समाजशास्त्रीय पद्धति यह है राजनीति को समाज के अंग के रूप में देखते हैं। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, वर्ग और सामाजिक संरचनाओं का राजनीतिक प्रभाव देखा जा सकता है। ये देखो जो पद्धति है उनका तुलनात्मक महत्व अपन देख लेते हैं। पद्धति, मुख्य बल और मुख्य विचारक, ठीक है। दार्शनिक पद्धति है उसका मुख्य बल क्या है? आदर्श और मूल्य है, और प्लेटो और एरिस्टो इसके मुख्य विचारक है। ऐतिहासिक पद्धति उसका विकास और अनुभव। ये आप लोग क्या सारणी बना दो तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पॉइंट में यही पढ़ोगे, पूरा सारणी देखिए। मुख्य बल किस पे दिया गया? विकास और अनुभव पे। मैकियावेली और सिलेस के मुख्य विचारक है। व्यवहारवादी का मुख्य बल किस पे दिया गया? तथ्य और मानव व्यवहारवाद पे, और इसके विचारक कौन थे? डेविड स्टन और रॉबर्ट डहल। कानूनी व्यवस्था थी, जो पद्धति थी उसका संविधान और नियम पर मुख्य महत्व था, और मुख्य बल इस पे दिया गया कि संविधान और कानून अच्छे बने रहने चाहिए। और विलोबी और डायसिस के मुख्य विचारक थे। निष्कर्ष क्या निकलता है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कोई एक पद्धति पर्याप्त नहीं है, सारी पद्धतियों को काम में लेना पड़ेगा। जहां पारंपरिक पद्धति हमें आदर्श और दिशा प्रदान करती है, वही आधुनिक पद्धति हमें सटीक आंकड़े विश्लेषण की क्षमता देती है। एक शोधकर्ता को अपनी समस्याओं के अनुसार इन पद्धतियों का समन्वय करना चाहिए, सिंथेसिस करना चाहिए। इस प्रकार से छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार सारे विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं ना, सारे लोग अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करो, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे। टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन सभी विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे भाई। इस पे आपको सारी नोटिफिकेशन, शेखावाटी छुट्टी की सब कुछ मिल जाएगी। अधिकतर बच्चे जुड़े हुए हैं, और आप भी जुड़ जाना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम ऐप पे जाना, वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से चैनल को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। सब लोग, सभी विद्यार्थियों को झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, और इस इंस्टाग्राम के पर व्हाट्सएप के माध्यम, इंस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से अपना नाम और PDUS लिख के भेज दोगे तो आपको शेखावाटी छुट्टी ग्रुप में जोड़ देंगे। ये नाम आपको ध्यान में है। और कल जो क्लास होगी 8 बजे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे क्लास चालू हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सभी तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।